मैं धीरज सक्सेना, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज चूरू से। आज एलएलबी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट पेपर मुस्लिम लॉ में गार्जियनशिप संरक्षकता के प्रावधानों पर चर्चा कर रहा हूँ। वैसे आप संरक्षकता संबंधी प्रावधान जो भारतीय संसद द्वारा तय किए गए हैं वह हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956 में आप हिंदू विधि में पढ़ चुके हैं या पढ़ेंगे, जिनमें आप नेचुरल गार्जियन, टेस्टामेंट्री गार्जियन, डिफेक्टो गार्जियन, डिजूरे गार्जियन एंड देयर पावर्स एंड रेस्ट्रिक्शंस आदि के बारे में प्रावधान किए गए हैं। यहाँ पर जो है मुस्लिम विधि में जब हम गार्जियनशिप की बात करते हैं तब हम 3 टॉपिक की बात करेंगे, जिसमें हिजानत, कस्टडी ऑफ बॉडी की बात करेंगे, राइट्स ओवर टू प्रॉपर्टी ऑफ माइनर की बात करेंगे एंड मैरिज ऑफ माइनर की बात करेंगे। वैसे जब हम शुरुआती अध्यायों में विवाह में जब हमने विस्तारपूर्वक चर्चा की थी कि मुस्लिम विधि में जो आयु संबंधी क्लासिफिकेशन किया गया है वह 3 तरह का किया गया है, जिसमें बुलुग अवस्था, सगीर अवस्था और शरीरी अवस्था 3 पर हमने पहले बात की थी। सगीर अर्थात वह व्यक्ति जब 7 वर्ष से 15 वर्ष की आयु के मध्य अर्थात बुलुग अवस्था प्राप्त करने से पूर्व की जो अवस्था है वह कहलाती है। और 0 से 7 वर्ष तक, जन्म लेने के पश्चात 7 वर्ष तक की आयु शरीरी अवस्था कहलाती है। और बुलुग अवस्था प्राप्त करने के पश्चात वह व्यक्ति वयस्क हो गया है, ऐसा मान लिया जाता है। मुस्लिम विधि में यदि हम बात करें तो संरक्षकता जो है वह 3 तरह से है। एक 15 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक अर्थात बुलुग अवस्था प्राप्त करने तक, जिसमें हमने विवाह के किए जाने के अधिकार पर चर्चा की थी। और दूसरी जो साधारण अवस्था है वह 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक अव्यस्कता काल कहलाता है, जो भारतीय वयस्कता अधिनियम 1875 द्वारा निर्धारित किया गया है, जिसे आप संविदा अधिनियम आदि में विस्तारपूर्वक पढ़ चुके हैं। और 21 वर्ष की आयु तक भी अवयस्क काल माना जाता है, जिन अवयस्कों के या उनकी संपत्ति के संदर्भ में न्यायालय ने कोई संरक्षक नियुक्त किया हो। अब अवयस्क के जो संरक्षक हैं वो कौन होंगे, इस विषय पर यदि हम बात करें तो सबसे पहले यदि हम बात करें शरीर की या हिजानत की, जिसे कस्टडी ऑफ बॉडी रखने का अधिकार प्राप्त होता है, तो मुस्लिम विधि में यह जो अधिकार है वह प्रारंभिक रूप में माता को जो है वह दिया हुआ है। हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट में जब आप पढ़ेंगे तब यह 5 वर्ष तक शरीर की संरक्षकता माता को दी है, लेकिन यहाँ पर जो है माता का अधिकार सुन्नी विधि के अनुसार लड़के की अवस्था में 7 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक
और लड़की की अवस्था में बुलुग अवस्था प्राप्त करने तक माता को होता है। और शिया विधि में लड़के की अवस्था में 2 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक और लड़की की अवस्था में 7 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक यह अधिकार माता का होता है, जिसे हिजानत का अधिकार कहा जाता है। इसके बाद यदि हम बात करें तो माता के पश्चात जो हिजानत का अधिकार होगा वह है उसकी स्त्री संबंधी, जैसे नानी, दादी, बहन, बहन की लड़की, मौसी, बुआ आदि को जो है वह चला जाता है। उसके पश्चात यदि हम बात करें तो स्त्री की माता अथवा स्त्री संबंधी के अभाव में पुरुष संबंधी कोई अधिकार जो है वह जाता है, जिसमें सबसे पहला अधिकार पिता, फिर पिता के पिता, पितामह, फिर भाई या भाई का पुत्र, चाचा, पिता का भाई का पुत्र आदि जो है वो आते हैं। तो ये 3 क्रमशः माता के अभाव में स्त्री संबंधिनी और माता और स्त्री संबंधिनी दोनों के अभाव में पुरुष संबंधियों को प्राप्त होता है। यदि हम लीडिंग केस की बात करें तो इस संदर्भ में इमाम बांदी बनाम मुत्सद्दी का विवाद है, जिसे 1918 में प्रिवी काउंसिल के द्वारा तय जो है वह किया गया था। और इसमें मुस्लिम विधि के अंतर्गत माता के अपने अवयस्क बच्चे के शरीर के अभिरक्षा के अधिकार को लिंग के अनुसार एक निश्चित आयु तक मान्य माना था। इसके बाद यदि हम बात करें तो अवयस्क की संपत्ति प्राप्त करने का जो अधिकार है और उस संपत्ति की संरक्षा करने का जो अधिकार है वह सर्वप्रथम पिता को प्राप्त होता है हनफी विधि के अनुसार, और उसके पश्चात पिता द्वारा नियुक्त निष्पादक एग्जीक्यूटर अपॉइंटेड बाय फादर। उपरोक्त दोनों के अभाव में पिता का पिता अर्थात पितामह को अधिकार हो जाएगा संपत्ति की संरक्षा करने का, और पिता का पिता नहीं रह जाए तब पिता के पिता द्वारा नियुक्त निष्पादक एग्जीक्यूटर अपॉइंटेड बाय फादर को यह अधिकार जो है वो क्रमशः प्राप्त होता है। शिया विधि में यदि हम बात करें तो शिया विधि में भी यही चारों को अधिकार है, किंतु यहाँ पर पिता द्वारा जो नियुक्त निष्पादक है उसके और पिता के अधिकार में थोड़ा सा विवाद जो है वह माना जाता है कि पिता का पिता अगर जीवित है तो पिता द्वारा नियुक्त निष्पादक जो है उसको अधिकार नहीं होगा। शिया विधि की हम बात कर रहे हैं। सुन्नी विधि में इनको क्रमशः अधिकार प्राप्त होता है। पिता के मरने पर पिता के द्वारा नियुक्त निष्पादक को अधिकार होगा, और वो भी नहीं हो तो पिता के पिता को अधिकार होगा। लेकिन शिया विधि ये कहती है कि पिता का पिता अगर जीवित है तो वह पिता द्वारा नियुक्त निष्पादक को एक्सक्लूड करेगा, वर्जित करेगा, और उसको अधिकार जो है वह होगा। अगर हम केस लो की बात करते हैं तो एम सिद्दीकी बनाम मोहम्मद कुट्टी 1996
का उच्चतम न्यायालय का निर्णय है। यह एक महत्वपूर्ण निर्णय इस संदर्भ में माना जाता है, जिसको भी आपको अवश्य ध्यान रखना है। इसके बाद में यदि हम बात करें तो तीसरा जो अधिकार है वह विवाह पर अधिकार माना जाता है, जिसे जबर के रूप में हम निकाह के अध्याय में विस्तार पूर्वक पढ़ चुके हैं, और जिसमें हमने देखा था कि सुन्नी विधि में पिता, पिता के पिता और उसके पश्चात पैतृक संबंधी भाई आदि जो हैं, और वो भी नहीं हो तो फिर माता का विवाह करने का अधिकार, और माता भी नहीं हो तो मातृ संबंधी को विवाह करने का अधिकार मान्य माना गया है। जबकि शिया विधि में केवल पिता और पिता के पिता को ही विवाह करने का अधिकार अवयस्क का होता है। अगर हम संरक्षक के अयोग्य होने की बात करें या संरक्षक के अधिकार की समाप्ति की बात करें, तो संरक्षक की मृत्यु होने से अथवा संरक्षक को हटाए जाने पर ये अधिकार जो है वह समाप्त हो जाता है। संरक्षक को हटाया जो जाता है वह उसके इमोरलिटी, अनैतिकता के आधार पर, जिसमें एडल्ट्री में लिप्त रहना भी माना जाता है, और उसके साथ नेग्लिजेंसी जो है, उपेक्षा बच्चे की देखभाल करने में अगर बरती जाती है, तो यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो है आधार संरक्षकता से हटाए जाना का माना जाता है। और पति की यदि हम अयोग्यता की बात करें तो पत्नी ने अगर प्यूबर्टी पीरियड अचीव नहीं कर लिया हो तो उसे जो है स्त्री की माता के साथ ही संरक्षकता जो है वो रखी जाती है। पति को तभी संरक्षक माना जाता है जब पत्नी जो है पूर्णावस्था प्राप्त करने के योग्य जो है वह हो जाए। इसी के साथ यदि हम बात करें तो अवयस्क के वयस्क होने पर और लड़की की दशा में उसका विवाह होने पर अवयस्कता जो है वह अवयस्क के संरक्षकता जो है वह खत्म हो जाती है या ट्रांसफ़र जो है वह हो जाती है। अगर हम विधिक संरक्षकों की अधिकार की बात करें तो जो संरक्षक हैं उनके अवयस्क की संपत्ति के अंतरण करने, जिसमें विक्रय करने, गिरवी रखने, बंधक रखने आदि का अधिकार जो ऑर्डिनरी प्रूडेंट पर्सन की तरह व्यवहार करने पर निर्भर करता है, कि जो चल संपत्ति हैं उनको अवयस्क की अनिवार्य जो आवश्यकताएं हैं, लीगल नेसेसिटीज जिन्हें कहा जाता है, उनके अंतर्गत या उनके होने पर विक्रय, गिरवी आदि रखा जा सकता है, जिसमें अवयस्क के भोजन, वस्त्र, आवास, चिकित्सा और शिक्षा आदि के खर्चों के लिए चल संपत्ति को विक्रय करने या उसके फायदे के लिए चल संपत्ति का क्रय करने का अधिकार होता है। अचल संपत्ति के संदर्भ में अगर संरक्षक की शक्ति की बात करें तो जब वह संपत्ति का दुगना मूल्य प्राप्त कर सकता हो या मृत व्यक्ति के ऋण को चुकाने का कारण हो या संपत्ति का खर्च जो है संपत्ति के आय से अधिक हो जाए
या संपत्ति जो है वह क्षय हो रही हो, डिके हो रही हो, या संपत्ति किसी ने हड़प ली हो या ट्रेस पास हो गई हो और उसको वापस प्राप्त करने का कोई संभावना नहीं हो। कुल मिलाकर जो अवयस्क के स्पष्ट लाभ के लिए जो आप हिंदू अवयस्कता एवं संरक्षकता अधिनियम की धारा 8(2) में पढ़ेंगे, वही प्रोविज़न जो है कमोबेश यहाँ पर जो है वो लागू होते हैं। एक बात और आपको अवश्य ध्यान रखनी चाहिए कि जो चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रिक्शन एक्ट है जो 1929 में बना था, 1976 में संशोधित हुआ था 78 में, और उसके पश्चात अभी वर्तमान में 2006 में जो बना है वह प्रभाव में है, अस्तित्व में है। और जो बाल विवाह होते हैं तो वे सब बाल विवाह अवरोधक अधिनियम 2006 के प्रावधानों के अधीन माने जाते हैं। अतः मुस्लिम विधि में भी, या यूँ कहें कि मुस्लिम विवाह निकाह जो अवयस्क बच्चों का किया जाता है तो उस पर 2006 के अधिनियम का क्या प्रभाव है यह भी आपको अवश्य देखना चाहिए। तो ये कुल मिलाकर आज हमने चर्चा की संरक्षकों के स्थिति और अधिकार की, जो विवाह में जबर कहलाते हैं, और शरीर का अधिकार रखने वाले को हिजानत कहते हैं। बुलुग अवस्था 15 वर्ष प्राप्त करने पर जो 3 विषयों पर है मुस्लिम विधि में, विवाह, मेहर और विवाह विच्छेद। उसके अलावा जो अवयस्कता का काल है वह 18 वर्ष का माना जाता है, और जिसके संदर्भ में न्यायालय के द्वारा संपत्ति या शरीर के लिए संरक्षक नियुक्त किया हो तो उसकी संरक्षकता 21 वर्ष की उम्र तक जो है वह चलती है। तो ये कुल मिलाकर आज हमने चर्चा की मुस्लिम विधि में गार्जियनशिप संरक्षकता के प्रावधानों पर। अगले वीडियो में हम और प्रावधानों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।